से 414 तक है। 410 जो है वो ये बताता है कि चुराई हुई संपत्ति, स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में। 411 जो है वो बताता है चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के विषय में। 412 जो है वो ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती में चुराई गई है। और 413 जो है वो चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। ठीक है, जैसे चोरी के सामान को खरीदना बेचना, ये अभ्यस्तता व्यापार करने में आएगा। कि 414 जो है वो बोलता है चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। तो ये सभी जो प्रावधान है वो क्या है, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय से संबंधित। ठीक है, तो कहां से कहां तक जो धारा है, 410 से लेके 414। तो अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तुमको तो याद रखना है कहां से कहां तक की धाराओं को तुमको लिखना है। तो देखो 410 जो है वो चुराई हुई संपत्ति, तो वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्दापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है, तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, चोरी की संपत्ति कहलाएंगे। ठीक है, जो चोरी, जिसका जिस भी संपत्ति का कब्जा आपने कैसे प्राप्त किया है, चोरी से, उद्दापन से, लूट से, है ना। और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है। तो ये देखो 5 प्रकार से कर सकते, चोरी का संपत्ति होगा, उद्दापन से प्राप्त की हुई संपत्ति, लूट से प्राप्त की हुई संपत्ति, ठीक है, आपराधिक दुर्विनियोग से प्राप्त की हुई संपत्ति या आपराधिक न्यासभंग से प्राप्त की हुई संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कहलाएगी। ठीक है, तो जब तुमको पूछा जाएगा कि चुराई हुई संपत्ति क्या होती है तो उसका आंसर यहां से मिलेगा तुमको। ठीक। अब देखो, चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर, तो है ना, ये अंतरण कैसा भी हो, आपने बाहर किया हो भारत के या बाहर किया हो या अंदर किया हो, किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब क्या है कि वो संपत्ति अगर किसको मिल जाए, जो वैध रूप से हकदार है उस संपत्ति को रखने का, तब वो चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती है। ठीक, तो ये समझ में आया 410? जी सर। है ना, क्या क्या चीजों को देखा कि चुराई हुई संपत्ति क्या होगी। पहली चीज, है ना, वो भारत के बाहर हो या अंदर हो। ठीक है, लेकिन जब वो किसके पास पहुंच जाती है, वैध हकदार के पास पहुंच जाती है, तो वो चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जैसे चुराई हुई संपत्ति क्या है, तो ऊपर वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर तुमको क्वेश्चन पूछता है क्या कि अ, ऐसा अंतरण जिससे दुर्विनियोग या न्यास भंग जो बाहर, भारत के बाहर किया गया हो, वो चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या लिखना है, आएगा। ठीक है, क्या चुराई हुई संपत्ति रहती है जब वो किसी उसका कब्जा अगर किसी वैध हकदार के पास पहुंच जाता है, तो क्या लिखना है तुमको कि नहीं, तब वो चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो 411 जो है वो बोलता है कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। ठीक, तो जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, मतलब उसके नॉलेज में है वो चीज, और या वो विश्वास करने का कारण रखता है ना, कि उसको पता है कि वो चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। ठीक है, तो कितने वर्ष की सजा हो सकती है उसको, 3 वर्ष तक की। ठीक है, या जुर्माने से, या जुर्माना भी लग सकता है खाली उसको, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या याद रखने का जरूरत है तुमको कि बेईमानी से प्राप्त किया हो या रखा हो, ये जरूरी है, तभी 411 लगेगा। है ना, आया समझ में?
जी सर। कि कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नो सर, आ गया। क्लियर? क्लियर हो गया? अब देखो, अपराध का वर्गीकरण क्या होना चाहिए यहाँ पे? सर ये जमानती रहेगा। नहीं, पहले संज्ञेय होगा कि असंज्ञेय? संज्ञेय होगा सर। हम्म। हाँ, संज्ञेय होगा ठीक सर। है। तुरंत रोकना जरूरी होगा ना इसको, संज्ञेय हो। हाँ। ठीक है। और उसके बाद ये अजमानती है। ये तो वैसे में तो चोरी का सामान रखने वाले लोग का तो भला हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें अजमानती जमानत है। नहीं होगा सर। हाँ। और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। विचार। ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि दंड प्रक्रिया है ना, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन 2008 द्वारा। ठीक है। ये क्या है कि चुराई हुई संपत्ति का स्वामी जो है ना, जिस मतलब जो संपत्ति का स्वामी है, अगर वो चाहे, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि अगर ये चाहे तो अपराध को समनीय कर सकता है, मतलब इसको, ये जो अपराध है उसका समन हो सकता है। ठीक है। और इस संशोधन से पहले ये क्या था, न्यायालय की अनुमति से समनीय। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, न्यायालय जो है उसकी अनुमति होती तभी ये समनीय होता, लेकिन अब क्या हो गया है कि स्वामी की सम्मति से समनीय है। ठीक। क्लियर हो गया जी सर। कि नहीं समझ आया? आ गया सर। हाँ। देखो अब 412 देखो। ठीक है। 412 क्या बोलता है, ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई। ठीक है। तो डकैती के समय चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। तो यहाँ पे क्या था, ऊपर 411 में क्या दिखाया है कि चुराई हुई संपत्ति, तो चुराई हुई संपत्ति में चोरी, उद्यापन, लूट, आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग। लेकिन अब है ना, ये इसके लिए दंड बताता है। जैसे अब तुमको बोलेगा कि आपराधिक न्यास भंग से प्राप्त की गई या अंतरित की गई संपत्ति को बेईमानी से रखने के लिए क्या दंड है, या कौन से धारा में दिया, तो 411 में दिया। ठीक है। और ये सब अलग अलग पूछ सकते हैं ना, चोरी, उद्यापन, लूट, इन सबसे पूछेगा तो 411 ही लगेगा। ठीक है। अब लेकिन डकैती में चुराई हुई संपत्ति, मतलब डकैती हो रहा है उसके साथ में अगर चोरी की संपत्ति रहती है तो क्या होगा, तो जो कोई ऐसी चुराई हुई संपत्ति को जो बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, जिसके कब्जे में विषय में यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई है। ठीक है। तो डकैती के दौरान प्राप्त की गई है, अथवा किसी व्यक्ति से जिसके संबंध में वह जानता है या विश्वास रखने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, या ऐसी संपत्ति जिसके विषय में यह जानता है या विश्वास रखने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करता है, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित होगा। तो देखो यहाँ पे कितना अंतर पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे कितना है, 3 वर्ष तक की सजा है। यहाँ क्या बोलता है, आजीवन कारावास है, या फिर कठोर कारावास कितने का, 10 वर्ष का, या है ना। ठीक है। और जुर्माने से भी, तो यहाँ ऊपर वाले में खाली जुर्माना भी हो सकता है या जुर्माना लिखते हुए है ना, और यहाँ पे क्या है, और जुर्माने से दंडित। तो ये गंभीरता है। जैसे आपको अगर पूछता है कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने और डकैती में चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने में क्या अंतर है, ऐसे करके तुम लोग 411 और 412 का अंतर लिखोगे। या ऐसे भी दे सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और 412 में क्या अंतर है, तो ये चीज को तुम लोग ध्यान रखो। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा अपराध का वर्गीकरण भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो वर्गीकरण में क्या होना चाहिए, ये एक तो संज्ञेय अपराध होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अजमानती होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, असमनीय है। इन अपराधों का समन 412 अगर लगता है तो समन नहीं हो सकता है।
ठीक है। नहीं और सर। क्या है, ये इसका विचारण कहाँ होगा, सीधा सत्र न्यायालय में होगा। ठीक, तो ये जी चीजें सर। याद कर लेना। ठीक है, तो ये अंतर को तुमको कभी पूछा जा सकता है, तो ये सब चीज को याद करना। तो ये 4-5 बिंदु में तुमको अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, एक तो दंड की अवधि, ठीक है, और जुर्माना, या जुर्माना है इसमें और जुर्माना है। ठीक है, अपराध तो संज्ञेय है, अजमानती है। ठीक है, समनीय के होने पे अंतर है बिंदु में। ठीक, और विचारण जो है वो उसके न्यायालय में भी विचारण में अंतर है। तो सत्र न्यायालय और कोई भी मजिस्ट्रेट, तो 411 में कोई भी मजिस्ट्रेट है, और 412 में क्या है, आपका खाली सत्र न्यायालय में ही जाएगा मामला। ठीक है, अब उसके बाद देखो 413। तो 413 बोलता है कि चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासता व्यापार करना। ठीक है, तो जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वह जानता है या विश्वास रखने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यासता प्राप्त करेगा या अभ्यासता उसमें व्यवहार करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, तो चोरी के सामान का व्यापार करने के लिए क्या है, 10 वर्ष तक की सजा, किसी भी भांति के कारावास की सजा 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि ये आप देखिए कि इस अपराध का वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो अपराध है आपका 413, 413 का मतलब चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासता व्यापार करना। ठीक है, 410 में दिया हुआ है चोरी की परिभाषा, या चोरी चुराई गई संपत्ति क्या होगी उसकी परिभाषा दी हुई है। 411 में बोलता है कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए आपको दंड मिलेगा। 412 में डकैती में जो चुराई हुई संपत्ति रहती है उसको बेईमानी से प्राप्त करने के लिए, और 413 में क्या है कि उसका व्यापार करना, चुराई हुई संपत्ति का व्यापार। ठीक है, और अभ्यासता है, ठीक है, मतलब करते ही रहना। तो यहाँ पे क्या है, क्या होना चाहिए कि इसको रोकना जरूरी होगा ना, तो संज्ञेय हो जाए। ठीक है, अजमानती है। ठीक, उसके बाद अशमनीय है, शमन नहीं होगा, समझौता नहीं हो सकता। तो ठीक है, और क्या है, ये भी सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय। ठीक, अब उसके बाद देखो अंतिम धारा जो है वो 414 है। ठीक है, तो 414 में क्या है, चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता कर। तो 410 में चुराई हुई संपत्ति, 411 में बेईमानी से प्राप्त करना, 412 में डकैती में चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, 413 में चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासता व्यापार करना, और 414 में क्या है आपका चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में या चयनित करने में या इधर उधर करने में स्वेच्छा सहायता करेगा। ठीक है, स्वेच्छा ये देखना यहाँ पे। ठीक, जिसके विषय में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रहता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास का, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये जो है वो क्या है, तुम्हारा जो अवधि है वो लगभग 411 के बराबर ही है ना, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाए। अपराध का वर्गीकरण पढ़े, तो अपराध क्या है, संज्ञेय होगा। ठीक है, अजमानती है, और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि 2008 का जो संशोधन हुआ था उसमें क्या किया गया है कि संपत्ति के स्वामी द्वारा, मतलब ये 411 का जो प्रावधान है, ठीक है, लगभग वैसा ही है ना, इसके द्वारा समनीय है। और इस संशोधन से पहले क्या था, न्यायालय, है ना, न्यायालय की अनुमति से समनीय। तो हो गया क्लियर।